एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे है। ठीक है, लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, वैसे देख लेना। उसमें मैंने आपको फर्स्ट 2 पेजेस समझा रखे हैं चैप्टर के। लेकिन आज का जो वीडियो है बिल्कुल अलग होने वाला है। इस वीडियो में मैं कोई भी एनसीईआरटी या कोई भी मटेरियल से नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि जो मेरे मेमोरी में है मैं उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं कोई भी मटेरियल देख के नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सीधा आपको सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करूँगा। मैं कोई भी फैक्ट्स पे फोकस नहीं करने वाला है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखो क्या हुआ, 1789 में क्या होता है, एक रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, जिसकी वजह से जो लुइस 16 था वो गिर जाता है। उस टाइम का जो मोनार्क था उसे टाटा बाय बाय कह दिया जाता है और बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया जाता है। और बॉर्बन डायनेस्टी को हटा के जो है, जो ताकत है वो लोगों के पास यानी सिटीजन्स के पास चली जाती है, फ्रेंच सिटीजन्स के पास चली जाती है। ठीक है, इसकी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, उस रेवोल्यूशन की वजह से जो ताकत थी वो राजा से किस में आ गई, अब लोगों में आ गई। और जब लोगों के पास ताकत आई तब लोगों ने सोचा कि अब हमारे पास ताकत है तो हमें एक दूसरे को एकजुट करना होगा, तब ये ताकत ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी। अब सवाल था कि लोगों को एकजुट कैसे करें, तो बहुत सारे स्टेप्स अपनाए गए। सबसे पहले हाइम्स कंपोज करे गए, ओथ्स लिए गए। ठीक है, यानी कि कस्में खाई गई। मार्टाइज यानी कि जो शहीद थे उनको याद करा गया, कॉमेमोरेट करा गया। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या कहता, हाँ, उसके साथ ट्राइकलर फ्लैग, एक फ्रांस में एक नया ट्राइकलर फ्लैग बना था जिसने पुराने वाले फ्लैग को, रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करा था। और क्या क्या चीज़ें थी, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो कॉमन लैंग्वेज बन गई, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करा गया। इसके अलावा क्या क्या हुआ, इसके अलावा जो पहले स्टेट जनरल थी ना, पहले फ्रांस में क्या था, स्टेट जनरल था जिसमें सिर्फ जिसमें बेसिकली आपको याद होगा 3 स्टेट्स होते थे। और फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट उसमें डोमिनेट करते थे, थर्ड स्टेट को बेचारे को खड़ा रहना पड़ता था। तो स्टेट जनरल को रीनेम करके अब नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हुई थी, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दिया। ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए। ठीक है, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो इन तरीक़ों से जो फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने जो है फ्रांस के लोगों में यूनिटी बनाने की कोशिश करी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आए हमारे नपोलियन भाई साहब। नपोलियन भाई साहब जब आए, वो क्या थे, बेसिकली नपोलियन का सपना था कि वो पूरे यूरोप को कॉन्कर करना चाहता था और वो एक मॉडर्नाइजर बनना चाहता था। मतलब कि जो नपोलियन था वो पूरे यूरोप को मॉडर्न करना चाहता था, इसलिए नपोलियन को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। और वो चाहता था कि वो पूरे यूरोप को जो है कॉन्कर करे। तो सबसे पहले उसने फ्रांस से स्टार्ट किया, फ्रांस पे उसने कब्जा करा। ठीक है, और जब उसने फ्रांस पे कंट्रोल किया तब उसने फ्रांस में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लेकर आया, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया। पहला तो उसने क्या किया, सारे राइट टू इक्वालिटी लाई। ठीक है, उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसे सिक्योर करा, जितने भी प्रिविलेजेस थे उन्हें अबॉलिश करा। उसके बाद गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो थे, ठीक है, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे उनको रिमूव करा। उसके बाद जो फ्यूडल सिस्टम था, मनोरल ड्यूज था, सर्वडम था, इन सबको अबॉलिश कर डाला। ठीक है, फिर जो ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव करा। फिर उसके अलावा जो वेट्स और मेजरमेंट्स थे उनको स्टैंडर्डाइज करा, यानी कि सबको सेम कर दिया। ठीक है, कोई भी पहले क्या था कि पहले वेट्स मेजर हर जगह पे अलग अलग होते थे, अब क्या हुआ, सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया, एक कर दिया। ठीक है, तो इन तरीक़ों से जो नपोलियन था उसने फ्रांस को जो है, फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया। और जब बाहर के लोगों ने देखा तब वो लोग भी चाहते थे कि वो भी नपोलियन के अंडर रूल हो, क्योंकि वो नपोलियन के इन प्रिंसिपल्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो उन्होंने जो है फ्रेंच आर्मी को इनवाइट करा कि उनके देश पे हमला करें, उनके देश को कॉन्कर करें। और जो फ्रेंच आर्मीज थी वो करती भी थी, लेकिन जो लोग थे उनका जो एंथुजियाज्म था वो ख़त्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जो नपोलियन था वो उसको जो जो उसने फ्रांस में इंट्रोड्यूस करे थे प्रिंसिपल्स, वो वहाँ वहाँ उनकी जगह पे भी लेकर आएगा, जो सच में हुआ भी। नेपोलियन ने वहाँ पे भी ये सब इंट्रोड्यूस करा। लेकिन लोगों को एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहली चीज़ तो ये थी कि नेपोलियन ने जो है किसी को भी, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। उसके साथ साथ वहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था। लोगों को जो है लोगों को जो है कभी भी फ्रेंच आर्मीज में ज़बरदस्ती डाल दिया जाता था। उसके साथ साथ सेंसरशिप बहुत ज़्यादा थी। तो
लोगों को इसलिए गुस्सा आ रहा था नेपोलियन पे कि उन्होंने जो है उसे कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी, टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप कर दिया कि हर चीज़ में, बुक्स में, इन सब मूवीज़ में, इन सब में रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और साथ साथ क्या किया कि ज़बरदस्ती जो है लोगों को फ्रेंच आर्मीज़ में नेपोलियन डाला था। तो मतलब कि नेपोलियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो एफिशिएंट बनाया, तो उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ ही साथ जो लोग थे वो नेपोलियन से गुस्सा भी थे, क्योंकि उन्होंने जो उसकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली, सेंसरशिप लगा दिया, टैक्सेशन लगा दिया, और साथ साथ ज़बरदस्ती वो लोगों को फ्रेंच आर्मीज़ में डाल रहा था। अब उस टाइम पे जो यूरोप था ना, उसमें उस टाइम पे जो यूरोप था ना बेसिकली, उसमें सिर्फ कहते हैं एम्पायर्स थे, किंगडम्स थे, ठीक है। और मतलब कि जो पूरा यूरोप था ना, उसमें एरिस्टोक्रेसी का रूल था। एरिस्टोक्रेसी जो कंजर्वेटिव्स थे ना, जो राजा रानियाँ होते थे, वो सब एरिस्टोक्रेसी में आते थे। और ये जो एरिस्टोक्रेसी के जो लोग होते थे ना, कि बहुत ही रिच होते थे, इनके पास लंबी लंबी ज़मीनें होती थी, ठीक है। और ये जो दूसरे देशों के जो लड़का या लड़की होते थे, उससे अपने लड़का लड़की की शादी करवाते थे, जिससे वहाँ के देश के रिश्ते जो है, जिससे क्या होता, ये बेसिकली मतलब मैं फिर से समझाता हूँ आपको। लेट सपोज ये एक देश है और इसमें एक राजकुमार है, इसमें एक देश है, इसमें एक राजकुमारी है। तो इस देश के जो राजा, इस देश के राजा, इन दोनों ने जो है इन दोनों की जो है शादी करवा दी। इससे क्या होगा कि इन दोनों देश के जो रिश्ते हैं ना, वो मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एरिस्टोक्रेसी होती है ना, वो क्या कर देते अपने एक दूसरे के बेटा बेटी से शादी करवा देते थे, जिससे दोनों देशों के जो रिश्ते थे वो और मजबूत हो जाते थे। उसके अलावा क्या होता था, उसके अलावा जो एरिस्टोक्रेसी होता था ना, वो हमेशा फ्रेंच लैंग्वेज में बात करता था अपनी डिप्लोमेसी को शो करने के लिए। और वो बहुत ही वेल्दी पीपल होते थे, और थोड़े माइनॉरिटी में होते थे, स्मॉल ग्रुप था। मेजॉरिटी ग्रुप किसका था? पेजेंट्स का और टेनेंट्स का था। अब क्या था कि उस टाइम पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। जब ट्रेड बढ़ी, इंडस्ट्रीज बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, एक नई क्लास आई, और उस क्लास का नाम क्या था? मिडिल क्लास था। तो मिडिल क्लास में कौन कौन थे? बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इन सब में मिडिल क्लास आया था। और मिडिल क्लास कैसे आता है? ट्रेडिंग जब बड़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब क्या है कि मिडिल क्लास मानता था लिबरलिज्म में, और लिबरलिज्म के तीन मीनिंग निकल कर आते हैं। एक है सोशल, तो सोशली लिबरलिज्म का मतलब है कि सबके लिए फ्रीडम होना, इक्वालिटी होना। दूसरा वो मानता था पॉलिटिकली, पॉलिटिकली यानी कि जो सरकार है ना, वो लोगों के कंसेंट से बननी चाहिए, यानी कि लोगों के मर्जी से बननी चाहिए। तीसरा ये इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में क्या था कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट्स होती थी ना, जो उस टाइम पे एरिस्टोक्रेसी होती थी ना, वो मतलब वो लोगों को कोई भी फ्रीडम नहीं देती मार्केट में। जो एरिस्टोक्रेसी होती थी ना, वो लोगों को मार्केट में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देती थी, ठीक है, ठीक है। तो जो एरिस्टोक्रेसी होती थी ना, वो लोगों को मार्केट में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देती थी, ठीक है। और वो जो है और क्या कहती थी, जो एरिस्टोक्रेसी होती थी ना, वो गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। तो जो मिडिल क्लास था, उनका मानना था कि जो एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो राजा रानी है ना, मोनार्क जो है, उनको जो है लोगों को मार्केट में फ्रीडम देनी चाहिए, और साथ साथ जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं ना, गुड्स के और पैसे के जो मूवमेंट में जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, उनको वो हटा देना चाहिए। तो कि जो मिडिल क्लास थे, उसका इनकम तो मार्केट से आता था, ट्रेड से आता था। अब आपने उसी में रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसी में आप लोगों को फ्रीडम नहीं दे रहे, तो इसलिए मिडिल क्लास की इनकम पे इफेक्ट पड़ता था। तो इसलिए वो डिमांड कर रहे थे। तो मिडिल क्लास के इस डिमांड को पूरा करने के लिए जॉल्वेरियन को लगाया गया, और जॉल्वेरियन को लगाने के लिए प्रूशिया ने मदद करी। तो जॉल्वेरियन को किसने इनिशिएट करा था? प्रूशिया ने, यानी कि जॉल्वेरियन को किसने सपोर्ट किया था? प्रूशिया ने किया था, ठीक है। प्रूशिया के एक जर्मनी में एक जगह थी, पहले थी, आज के डेट में नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी रुको। तो जो जॉल्वेरियन था ना, वो बेसिकली प्रूशिया के इनिशिएटिव पे बना था, और इसका मेन पर्पस था कि लोगों की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, उनको डील करना। तो इसने क्या किया, पहले जो यूरोप में, मतलब पहले जर्मनी के अंदर 30 करेंसी थी, तो जो हमारे देश में दो है ना, रुपये और पैसा, जर्मनी में 30 थी। और जॉल्वेरियन के बनने की वजह से जॉल्वेरियन ने क्या किया, 30 को 2 में कर दिया, जो बिल्कुल सही फैसला था। उसके साथ साथ जो जॉल्वेरियन था ना, उसने जो तारीफ पैरिजन की, जो उस टाइम पे क्या होता था, ये अब उस टाइम पे लेट सपोज अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में भी अगर किसी को राजस्थान से अगर गुजरात जाना है, ठीक है, फिर वो लेट सपोज मध्य प्रदेश जा रहा है, गुजरात से मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अगर कोई बंदा, कोई ट्रेडर राजस्थान से गुजरात में जा रहा है, तो गुजरात में जाकर उसे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। फिर गुजरात से महाराष्ट्र जाने में और टैक्स लगता था। तो इस तरीके से तारीफ बैरियर्स थे। तो ये जो तो सॉल्वेरियन ने कहा कि इन तारीफ बैरियर्स को रिमूव कर दिया, और क्या क्या चीज़ें करी। सॉल्वेरियन ने रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया, जिससे मूवमेंट जो है गुड कैपिटल का बढ़ा। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर क्या हुआ, फिर जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इंग्लैंड उस टाइम बना नहीं था वो, रशिया,
फिर उस टाइम पे प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये जो 4 कंट्रीज थी ना, ये बौखला गई। क्यों बौखला गई? नेपोलियन जो है, अब जो नेपोलियन था ना, मैंने आपको क्या बताया था, वो यूरोप को कॉन्कर करना चाहता था। तो जो नेपोलियन था ना, वो बहुत सारी जगहों पे जा रहा था और बहुत सारी जगहों को कॉन्कर कर रहा था और वहाँ से मोनार्की को हटा रहा था। अब ये जो 4 कंट्रीज थी, डर गई कि ऐसे तो नेपोलियन जो है सारा मोनार्की ख़त्म कर देगा, इतने सालों से, इतने सेंचुरीज से जो सिस्टम चला रहा है उसे वो ख़त्म कर देगा। तो इसलिए जो है इन चारों कंट्रीज़ ने क्या किया, इन चारों कंट्रीज़ ने साथ में मिलकर जो है नेपोलियन को हरा दिया बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। और फिर 1815 में जो है वो वियना में मिले। वियना एक ऑस्ट्रिया में एक जगह है, और वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस कंडक्ट करवाई, उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट करवाई, और उसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? ड्यूक मेटरनिच थे। ठीक है, उसके चांसलर कौन थे? ड्यूक मेटरनिच थे, जिन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया। और फिर उस मीटिंग में, उस वियना की उस मीटिंग में जो है एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके अंडर जो है फ्रांस पे बहुत ही कठोर कदम उठाए गए। पहला तो ये था कि फ्रांस जो है उसके आसपास बहुत सारी स्टेट्स लगा दी, जैसे ऑस्ट्रिया को इटली का थोड़ा पार्ट दे दिया, ठीक है, और रशिया को थोड़ा सा बहुत कह सकते हो ना, पोलैंड का पार्ट दे दिया, प्रूशिया को थोड़ा सेक्सनी का पार्ट दे दिया, और क्या था, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो मतलब कि ऐसी ऐसी जगह, हाँ क्या जगह ना, कि जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स था, उन्हें जो है नॉर्थ में सेटअप कर दिया उन्होंने। ठीक है, जेनेवा वाज एडेड टू पेटमेन इन साउथ। तो ये सब जगह थी। दूसरी चीज़ कि फ्रांस ने नेपोलियन के अंदर जितने भी टेरिटरीज जीती थी, उन सब टेरिटरीज को फ्रांस से छीन लिया गया। यानी कि नेपोलियन ने इतनी सारी टेरिटरीज जीती थी ना, वो सारी टेरिटरीज जो है फ्रांस से छीन ली गई। ठीक है, तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ क्या हुई? फ्रांस में फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को लगा दिया गया, यानी कि फ्रांस में फिर से मोनार्की को लगा दिया गया। फ्रांस में क्या आ गई थी? फ्रांस में डिक्टेटरशिप थी ना नेपोलियन की, तो अब नेपोलियन हार गया, तो अब फ्रांस में कौन सी गवर्नमेंट रहेगी? तो उनको डर था इन चारों को कि अगर फिर से नेशनल असेंबली पावर में आ गई तो भाई फिर से रेवोल्यूशन कर देंगे दूसरे देशों में। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से ये चारों कंट्रीज थी ना, उन्होंने जो है फ्रांस में क्या लगा दिया, फिर से मोनार्की लगा दी, फिर से बर्बन डायनेस्टी वहाँ पे इंस्टॉल कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन पहले क्या था, पहले के टाइम पे मोनार्की थी, लेकिन उस टाइम पे लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अब क्या है, अब फिर से मोनार्की लग गई, लेकिन इस बार लोगों में अवेयरनेस है, लोगों को समझ में आ गया है कि लोगों को लिबरलिज्म का मतलब समझ में आ गया, लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया। तो अब जो लोग थे वो मोनार्की के खिलाफ हो रहे थे, तो पूरे यूरोप में फिर से मोनार्की लग गई थी। ठीक है, पूरे यूरोप में फिर से मोनार्की लग गई थी, लेकिन फिर भी जो लोग थे वो खुश नहीं थे और वो मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे। तो यहीं से रेवोल्यूशनरी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। उस टाइम पे जो मोनार्की गवर्नमेंट थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी, बहुत ही हार्श होती थी, वो बहुत ही मतलब कि अगर कोई भी ना क्रिटिसाइज़ करता था ना, तो उसे दबा देती थी, सप्रेस कर देती थी। और ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशनरीज जो थे ना, रेवोल्यूशनरीज रेवोल्यूशनरीज ये जो रेवोल्यूशनरीज होते थे ना, इनको ये मोनार्की की बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं लगती थी कि वो मतलब कि अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई तुम्हें कोई तुम्हें जो एडवाइस दे रहा है, तो तुम उसे सुनने के बजाय तुम उसे दबा रहे हो, तुम उसे जेल में डाल रहे हो, उसे सज़ा दे रहे हो, उसे यहाँ तक कि डेथ का सेंटेंस दे रहे हो, तुम उसे एग्जाइल में डाल रहे हो। तो ये रेवोल्यूशन इसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और वो मोनार्की के अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, ये लोग लिबरलिज्म में, नेशन स्टेट्स में विश्वास करते थे और मोनार्की को हटाना चाहते थे। तो इन्होंने जो है बहुत सारे रेवोल्यूशन कंडक्ट करवाए। हमारे बुक में एक बहुत ही फेमस नाम दे रखा है एक पर्सन का, इसका नाम था ग्यूस्पे मजीनी। और ये जो ग्यूस्पे मजीनी थे ना, एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने इटली में बहुत सारे रेवोल्यूशन कंडक्ट करवाए थे। इन्होंने यंग इटली बनाई थी। इन्होंने बेसिकली 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी। अंडरग्राउंड इसलिए क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, तो इसलिए उन्होंने, तो इसलिए जितना भी काम होता था ना वो चोरी छुप के होता था, तो इसलिए जो है उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई। 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ उन्होंने बनाई। पहले का नाम था यंग इटली मार्सेल्स में, और दूसरे का नाम था यंग यूरोप, जो बर्न में बना था। बर्न जो है जर्मनी में। तो 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ उन्होंने बनाई थी, एक था यंग इटली मार्सेल्स में, और दूसरा था यंग यूरोप जो था बर्न में। ओके, दोनों का मतलब, दोनों का एम यही था कि उन्हें जो है मोनार्की के खिलाफ लड़ना था। वो खुद एक सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम था कार्बनरी। ठीक है, जो गिब्स मजीनी थे उनका मानना था दैट गॉड्स हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब उनका मानना था कि भगवान खुद चाहते हैं, मतलब उनका मानना था कि भगवान खुद चाहते हैं कि जो नेशंस है वो बने। वो नहीं चाहते कि एम्पायर्स और किंगडम्स हो, वो चाहते हैं कि नेशंस बने। ठीक है, सो गॉड हैड
इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ओके, और जो ड्यूक मेटरनिच थे ना, जिन्होंने वियना कांग्रेस को कंडक्ट कराया था, जो ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे, उन्होंने गियुसेppe मज़ीनी को लेकर बयान दिया कि ये जो बंदा है ना गियुसेppe मज़ीनी, ये बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, ये हमारे सोशल ऑर्डर को, यानी कि हमारे मोनार्किकल सिस्टम को कभी भी ख़त्म कर सकता है। तो ये गियुसेppe मज़ीनी में खुद एक एरिस्टोक्रेसी के थे। ठीक है, तो उनका मानना था कि ये अगर गियुसेppe मज़ीनी और रहेगा ना, तो ये मोनार्किकल सिस्टम को, एरिस्टोक्रेसी को, सबको खत्म कर देगा। ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे डेंजरस एनिमी है, ऐसा ड्यूक मेटरनिच जो ऑस्ट्रेलियन चांसलर का मानना था। ठीक है, तो आप इसी से पता लगा सकते हो गियुसेppe मज़ीनी कितने डेंजरस पर्सन थे मोनार्कियर को लेके, एरिस्टोक्रेसी को लेके। एक खुद ड्यूक मेटरनिच भी उनसे डर गए थे। अब क्या है, फ्रांस में क्या लग गई थी, बॉर्बन डायनेस्टी लग गई थी, हमने अभी पढ़ा। अब क्या हुआ, फ्रांस में एक और रेवोल्यूशन आता है जुलाई में 1830 के अंदर, और उस रेवोल्यूशन के अंदर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पहले क्या था, सिर्फ मोनार्की थी। मोनार्की में क्या है कि जो राजा है ना, वो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, फ्रांस में एक और रेवोल्यूशन हुआ जुलाई में 1830 में, जिसके अंडर फ्रांस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लग गई। यानी कि अब जो राजा है ना, उसकी जो पावर्स है वो लिमिटेड है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा को रूल करना पड़ेगा। राजा है, जो राजा पहले रूल कर रहा है वही राजा होगा, लेकिन अब फर्क बस ये होगा, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिना रूल कर रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रूल करेगा, उसकी पावर जो है थोड़ी लिमिटेड हो जाएगी। और उस टाइम पे फ्रांस का हेड कौन था, उस टाइम पे फ्रांस का हेड था लुइस फिलिप। तो लुइस फिलिप के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है इंस्टॉल हुई फ्रांस में, ड्यू टू जुलाई रेवोल्यूशन। तो जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से जो है फ्रांस में मोनार्की गिर गई और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई लुइस फिलिप के अंडर। अब देखो, खरबूजों को देख के खरबूजा ही रंग बदलता है। तो इसी तरह जो बेल्जियम था ना, फ्रांस को देख के जो बेल्जियम है ना, वो भी जो है नेदरलैंड से आज़ाद हो जाता है। तो क्योंकि उस टाइम पे जो बेल्जियम था वो किंगडम ऑफ नेदरलैंड का पार्ट था। और जब बेल्जियम ने देखा कि भैया जो फ्रांस है वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना के बन गया है, तो बेल्जियम के लोगों ने सोचा कि हम भी रेवोल्यूशन करते हैं। जिस तरह से फ्रांस ने तो बेल्जियम के लोगों ने सोचा कि जिस तरह से फ्रांस के लोगों ने रेवोल्यूशन करके राजा को हटाया, ठीक उसी तरह हम भी रेवोल्यूशन करके राजा को हटा देंगे। तो बेल्जियम के लोगों ने रेवोल्यूशन करा और फिर वो नेदरलैंड से आज़ाद हो गए। अब जब बेल्जियम को देखा, ठीक है, अब आया ग्रीस। ग्रीस ने देखा बेल्जियम और फ्रांस को। अब ग्रीस के रेवोल्यूशनरीज ने सोचा कि फ्रांस और बेल्जियम के रेवोल्यूशनरीज रेवोल्यूशन कंडक्ट करवा के अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ग्रीस के जो रेवोल्यूशनरीज थे और नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भी रेवोल्यूशंस कैरी आउट करे। और जो ग्रीस था ना, उसे क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन समझाता है। यानी कि ऐसा वेस्टर्न लोगों का मानना है कि उनका जितना भी कल्चर है, सिविलाइजेशन है, सब ग्रीस से निकल कर आया। तो उस टाइम के जितने भी दूसरे देशों के जो नेशनलिस्ट थे ना, उनका मानना था कि हमें ग्रीस की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ग्रीस से हमारा कल्चर निकल कर आया है, तो एक तरह से हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ग्रीस को ना सिर्फ अपने देश के नेशनलिस्ट और अपने देश के रेवोल्यूशनरीज का सपोर्ट मिला, पर बाकी देशों के भी नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिला। और आखिर में जो ग्रीस है ना, वो ऑटोमन टर्की से आज़ाद हो जाता है और एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1832 में, और कॉन्स्टेंटिनोपल, तो उस ट्रीटी के चलते जो ग्रीस है ना, उसे इंडिपेंडेंट नेशन समझ लिया जाता है और वो ऑटोमन टर्की से आज़ाद हो गया था। उस वॉर में लॉर्ड बायरन भी पार्ट लेते हैं, जो एक इंग्लिश पोएट थे, लेकिन फीवर के कारण उनकी डेथ हो जाती है। अब आते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है, कल्चरल मूवमेंट है जो ये मानता है कि लोगों को, अगर हमें लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना डेवलप करनी। नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म मतलब कि देश के लव एंड रिस्पेक्ट की जो भावना होती है ना, उसे नेशनलिज्म बोलते हैं। तो रोमांटिसिज्म एक ऐसा आइडिया जो बोलता है कि अगर हमें लोगों में नेशनलिज्म लाना है ना, तो हमें इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि वर्ड्स और साइंस का। तो रोमांटिसिज्म क्या है, एक तरीके की आइडियोलॉजी है, एक तरह का कल्चरल मूवमेंट है, जो ये बिलीव करता है कि लोगों में नेशनलिज्म लाना है ना, तो आपको वॉर, साइंस, इन सब की मदद से आप नहीं ला सकते, बल्कि अगर आपको लोगों के अंदर नेशनलिज्म लाना है, तो आपको इमोशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स और इंट्यूशंस के बेसिस पे लाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे यूरोप में बहुत सारे रोमांटिक आर्टिस्ट थे। एक जो इनका बहुत ही मशहूर नाम है, उनका नाम है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ये क्या थे, ये एक जर्मन थे और एक जर्मन रोमांटिक आर्टिस्ट थे। ठीक है, एक फिलोसफर भी थे।
और इनका मानना था कि जर्मनी का जो असली कल्चर है ना वो तब भी निकल कर आएगा जब जर्मनी के सारे लोग एक साथ मिलेंगे। जब तक जर्मनी के सारे लोग एक साथ यूनाइट नहीं होंगे, एक साथ आएंगे नहीं, तब तक जर्मनी का असली कल्चर बाहर नहीं निकलेगा। और कॉमन पीपल को जर्मन में क्या कहते हैं, दास फोक बोलते हैं। तो उनका मानना था जब तक सारे दास फोक एक साथ नहीं आएंगे तब तक जर्मन कल्चर डिस्कवर नहीं होगा। फिर एक और रोमांटिक आर्टिस्ट आते हैं, इनका नाम होता है कैरोल कुरपिंस्की। ये पोलैंड के रहने वाले थे। अब उस टाइम पे जो पोलैंड था ना वो रशिया के कंट्रोल में था। तो कैरोल कुरपिंस्की ने जो है ओपेराज और म्यूज़िक का इस्तेमाल करके पोलैंड के लोगों में नेशनलिज्म की भावना डेवलप करने की कोशिश करी। साथ साथ उन्होंने जो है नेशनलिस्ट सिंबल्स, उन्होंने जो कुछ डांसेस फॉर्म जैसे पोलोनाइज हो गया, मजूर का हो गया, इन दोनों की मदद से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना डेवलप करने की कोशिश करी। तो जो कैरोल कुरपिंस्की थी उन्होंने ओपेराज, म्यूज़िक और डांस फॉर्म जैसे पोलोनाइज और मजूर का के थ्रू जो है लोगों में नेशनलिज्म की भावना डेवलप करने की कोशिश करी। अब उस टाइम पे जो पोलैंड था ना वो रशिया के ऑक्यूपेशन में था ना, कि रशिया ने जो है पोलैंड को कब्जा कर रखा था। तो जितने भी पोलिश लोग थे ना वो रशिया से बहुत नाराज़ थे। ठीक है, रशिया आया तो से रशिया ने पोलैंड को कैप्चर कर लिया, लेकिन रशिया ने पोलैंड के लोगों को जो है फोर्स करा कि वो रशियन लैंग्वेज बोले। और पोलिश लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भैया हमें अपनी लैंग्वेज बोलने से यहाँ पे मना करा जा रहा है और रशियन लैंग्वेज बोलने को बोला जा रहा है। तो जो पोलिश लोग थे ना वो गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि हम तो पोलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे रशियन लैंग्वेज, हम तो पोलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे। हम क्यों बोले रशियन लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज क्या है, पोलिश है, तो हम पोलिश लैंग्वेज बोलेंगे। तो एक तरह से जब रशिया ने पोलैंड पे कब्जा करा तब जो पोलिश भाषा है ना वो रशिया के खिलाफ जो है एक वेपन की तरह पोलिश लोगों ने यूज़ करा। सो पोलिश लैंग्वेज वॉज यूज एज अ वेपन अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। तो पोलिश के लोगों ने पोलिश भाषा का इस्तेमाल करके रशिया के लोगों के खिलाफ क्रिटिसिज्म है उसे एक्सप्रेस करा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तो पोलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे। और इसके वजह से काफ़ी लोगों को जेल भी जाना पड़ता था। ये आप देखोगे जो चर्च गैदरिंग्स और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होते थे वहाँ पे भी जो लोग थे वो पोलिश लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। रशियन लैंग्वेज सरकार बोली थी रशियन लैंग्वेज बोलो, पर वहाँ के लोग मानते नहीं थे, जेल भी जाते थे, लेकिन तब भी वो जो है पोलिश लैंग्वेज ही बोलते थे, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि हम जो है तुमसे कम नहीं है। ठीक है, कितनी देर की वीडियो हो गई, 21 मिनट की। दो पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 आगे आ जाएगा। अभी पहले थोड़ा खत्म कर देते हैं, फिर क्या आता है, अब आता है अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आप देखोगे हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। तो हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट वाला जो टॉपिक है ना ये अब जो है उस टाइम पे जो यूरोप की जो हालत थी वो बहुत ही बुरी हो गई थी। यूरोप में देखो, यूरोप में जो है पॉपुलेशन बढ़ गई थी, और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, फूड शॉर्टेज होती थी। ठीक है, कभी कभार जब फसल अच्छी नहीं होती थी तो फूड शॉर्टेज हो जाती थी। अब भाई खाने की कमी हो गई। ठीक है, लोग जो है मर रहे हैं, खाने की कमी हो रही है। अच्छा, उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, जो लोग थे ना वो गांव से शहर आ रहे थे। अब शहर आ गए थे, घर नहीं इधर रहने को, तो स्लम्स बनने लग गए। ठीक है, अब उस टाइम पे ब्रिटेन का जो सामान होता था वो दूसरे कंट्रीज में जाता था, जिसका वजह से जो लोकल प्रोड्यूसर होते थे वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनका सामान बिकता नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटिश का सामान आता था वो सस्ता होता था, और उनका जो लोकल प्रोड्यूसर का सामान होता था वो तो भैया महंगा होता था। तो जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो ब्रिटिश गुड्स के बहुत ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन सह रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा था उनका, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के लोग थे वो मतलब कि इतना सस्ता सामान मिल रहे थे कि उनका कोई सामान खरीद नहीं आता, जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उसके साथ जो पेजेंट्स थे ना, जो पेजेंट्स थे वो फ्यूडल सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ देखो, अब आप सोच रहोगे कि भैया मोनार्की की तो हट गई थी, लेकिन सारे जगहों पे नहीं हटी थी ना, कुछ कुछ जगहों पे मोनार्की अभी भी थी। तो जिन जिन जगहों पे मोनार्की थी वहाँ के जो पेजेंट्स थे वो फ्यूडल सिस्टम से परेशान थे। तो पूरा यूरोप जो है परेशान था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ये सब चीज़ें थी। अब फ्रांस के लोग बहुत गुस्सा हो गए। अब जितने भी फ्रेंच लोग थे वो चले गए लुइस फिलिप के घर, और लुइस फिलिप डर गया कि मुझे मार वार ना दे। तो लुइस फिलिप क्या था, भाग गया। और जब लुइस फिलिप भाग गया तो फिर से फ्रांस में गया, नेशनल असेंबली आ गई। तो पहले हमने देखा फ्रांस में क्या थी, मोनार्की थी, फिर नेशनल असेंबली आई, फिर क्या हुआ, फिर नेपोलियन आया, नेपोलियन के बाद क्या हुआ, नेपोलियन के बाद बर्बन डायनेस्टी आ गई, बर्बन डायनेस्टी के बाद फिर लुइस फिलिप आ गया, फिर लुइस फिलिप के बाद फिर से कौन आ गया, नेशनल असेंबली आ गई। ठीक है, तो ये था पूरा अभी तक जो हमने पढ़ा चैप्टर में, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बाकी जर्मन यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन, ब्रिटेन यूनिफिकेशन, और फिर एलिगरी, बाल्कन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए अभी कितना काफ़ी है, फिर पार्ट 3 आगे करेंगे। चलो, तब तक के लिए बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स।